नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर वो कंपनी है जिसने सेकेंडरी मार्केट्स में आज डेब्यू करा है। जी हां, जिस कंपनी की आज लिस्टिंग हुई है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कह रहे थे लोग, कई लोग कि महंगा है। आप देखिए, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला इश्यू पर इस कंपनी को, और आज लिस्टिंग 50% प्रीमियम पे होती हुई 170 रुपए के आसपास पर शेयर गेंस दिलाती हुई है कंपनी। इसी लिस्टिंग और इसी कारोबार को समझने के लिए आज हमारे साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर संजय अग्रवाल जुड़ने वाले हैं। बेहद स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग होती हुई सर। अच्छा, तमाम ब्रोकरेज ने तो थम्स अप दिया था आपको, सब्सक्रिप्शन नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे। एक ही इशू मुझे नजर आया था कि आपने जो मूल्यांकन रखा था वो बड़ा महंगा लगा था कुछ लोगों को। हालांकि रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग था तो लोगों ने उसको भी शायद खारिज कर दिया। लेकिन अब आप आगे के आउटलुक पर सर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अगले 3 साल किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं, और खासतौर पे FY18 किस तरह का मोमेंटम डिलीवर करने वाली है कंपनी? तो आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं आज इस मौके पे कि जो बहुत इतना इम्पोर्टेंट डे है एयू की बिजनेस लाइफ साइकिल में, कि तो सब तमाम इन्वेस्टर्स का अक्रॉस ग्लोब इंडिया और मेरी टीम और सब पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हृदय से कि हमें मौका मिला आप लोगों उस पर आने का, और आप लोगों ने हमें इतना जोरदार स्वागत दिया। और जहाँ तक प्राइस की बात है आशीष जी, देखिए प्राइस का डिटर्मिनेशन हम तो एंटरप्रेन्योर हैं, हम हमारी कंपनी को चलाते हैं, बनाते हैं। और एयू 20 साल की स्टोरी है, और हमने लैंडिंग करना शायद 96 से ही चालू कर दिया था। और आज 20 साल के बाद इंडिया के अंदर कैसे लैंड करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, और डिफरेंट साइकिल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे टीम को बनाना है। आई थिंक सारे जो भी आपको हमारे बारे में जो भी रिपोर्ट्स पढ़े हैं, शायद मार्केट ने उसको समझा है। हाँ। और शायद उस पर हमको प्राइस किया है और उसी पे हमें शाबाशी दी है। अच्छा, एक बात बताएं सर, हम चाहते हैं कि शायद आपसे आईपीओ के टाइम पे मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पे आरबीआई के इश्यूज आपके सामने आ गए थे, विदेशी निवेश लिमिट को लेकर इश्यूज थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जैसे नाम में लिखा आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हम सबको पहले तो ये समझाएं, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक, क्या फर्क होता है सर? आप क्या नहीं कर पाते जो वो लोग कर पाते हैं? हमारे जो 3 मूलभूत अंतर हैं। एक, ये हमको ये बोला गया है कि आपके 50% लोन डिसबर्समेंट के टाइम 25 लाख से नीचे के होने चाहिए। हमारा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट 40 की बजाय 75 है। हमारा कैपिटल एडुकेसी भी 15% है। और हम AD1 नहीं है फॉरेन एक्सचेंज डीलर के हिसाब से। इन 4 बातों के अलावा हमें नहीं लगता कि छोटी मोटी बातें इधर उधर होंगी, लेकिन हम में और किसी फुल फ्लेज्ड बैंक में या यूनिवर्सल बैंक में कोई अंतर है। हम पैन इंडिया काम कर सकते हैं, हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट, जो भी एक नॉर्मल बैंक काम कर सकता है, लॉकर्स, सब कर रहे हैं। और वैसे ही हमें एक्ट करना है। ATM लगा सकते हैं, BC अपॉइंट कर सकते हैं। ये जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई, जो गाइडेंस है, वो मेरे हिसाब से एक नए बैंक को वैसे भी छोटा फाइनेंस ही करना चाहिए। अच्छा, अपन को सब पता है कि अच्छा, ये बताएं सर, मैं पढ़ रहा था आपके कारोबार के बारे में। रिसेंटली आपने एक NBFC से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में ट्रांजिशन करा है। जब ये कामकाज की शुरुआत हुई थी 1996 में, तो LN फिनको जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आप जाने जाते थे। फिर उस कंपनी से एक NBFC से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैसे हुई ये जर्नी सर? सर, मैं क्या बोलना चाहूँगा कि वैसे मैं आज बहुत इमोशनली हाई हूँ कि ये शायद इंडिया स्टोरी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि यदि आप एक बहुत समय तक एक कंसिस्टेंट काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ आती है। शुरू में मैंने HNIs का सपोर्ट लिया, फिर HDFC बैंक का सपोर्ट लिया, फिर इतने सारे इन्वेस्टर्स का सपोर्ट लिया, फिर RBI ने उसको माना और हमें 2015 में एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप बैंक बनिए और ज़्यादा बड़ा काम करिए। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल फेरी टेल है कि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। माई फादर वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, विदाउट कैपिटल ये कंपनी चालू करी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन शायद ये सारा जादू इंडिया का है, इंडिया अपॉर्चुनिटी का है, और हम लोगों ने खाली एग्जीक्यूशन किया है। और आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्रेस है वो चलती रहेगी और आगे जाके और एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आप ही ने इस कारोबार की शुरुआत करी थी सर? बिकॉज देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ
और 95 में चार्ट अकाउंटेंट बन के, और एज आई टोल्ड यू माय फादर वाज गवर्नमेंट जॉब, तो एज ए नॉर्मल गाय यू हैव टू डू जॉब, और बट मैंने सोचा कि जॉब नहीं करूंगा, खुद का कुछ करूंगा। और 96 एक अलग इरा था जब इंडिया वाज ओपनिंग एज ए ग्लोबलाइज नेशन, और वहीं से क्लू लिया और धीरे धीरे इस कंपनी को बनाया। तो आपने तो समय पे चौका मार दिया सर। अच्छा ये बताएं, आपकी कंपनी में बड़े मार्की इन्वेस्टर्स रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वॉरबर्ग पिंकर्स, क्रिस कैपिटल, केदारा कैपिटल। तो इस जर्नी के दौरान जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई, फंड्स की जरूरत पड़ी, तो इन मार्की नेम्स ने आप पे भरोसा जताया, आपकी कंपनी में पैसा लगाया है ना? देखिए, मैंने यही बुलाया आपको कि आपको, मैं फर्स्ट से एंटरप्रेन्योर था, हम कोई, हमारा पेरेंटेज नहीं था, हम बड़े नाम से नहीं आ रहे थे। हाँ। तो पब्लिक हमें एक्सेप्ट कैसे करेगी, लोग हमें एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हाँ। तो आईएफसी एक ऐसा नाम था जो वर्ल्ड बैंक का, कि यदि वो आपके साथ जुड़ता है तो आपकी गवर्नेंस, आपकी सोच, आपकी स्केल, बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करता है। तो हमने बहुत ही मेहनत करी। मैंने आईएफसी वॉशिंगटन को अपने इन्वेस्टर बनाने के लिए 2009 और 10 में, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ इस जर्नी में आज भी हैं। और वॉबर्ग एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत पेशेंस है, उन्होंने एयरटेल, एचडीएफसी लिमिटेड जैसी कंपनियों में सपोर्ट किया, उनको बनाया है। तो उनके आने से हमको बहुत पेशेंस आया, गवर्नेंस आई, अच्छा ये बात बताएं, सोच आया। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का लाइसेंस मिला 20 दिसंबर 2016 को, और उससे पहले आप एक एनबीएफसी थे, मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी एनबीएफसी थी जो एसिड फाइनेंस कंपनी थी जिसको इस तरह का लाइसेंस मिला। तो कांग्रेचुलेशन उस स्पीड पे सर, पर आप एक बेहद सक्सेसफुल एनबीएफसी थे। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनने की वजह क्या, इस ट्रांजिशन का मतलब है ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज? एज द शेयर होल्डर मैं क्या समझूं सर? देखिए, मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ अपने अच्छा? स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में। तो उस वक्त भी हम सोचते थे कि वनडे से बेटर टेस्ट मैच है। मैच है। सो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंक है। वो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल को यदि वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसी पे उसको काम करना चाहिए, और ये हमारी चॉइस नहीं होती, आरबीआई की चॉइस है कि वो किसको दे किसको नहीं दे। सो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम एनबीएफसी रहे या बैंक बने, ये तो आरबीआई का ऑप्शन था। और हमें मिलते ही हमने सोचा कि ये हमें स्केल देगा, ये हमें विजिबिलिटी देगा, ये हमें बेटर प्लेटफॉर्म देगा काम करने के लिए। अच्छा जिस स्पेस में आप इस प्लेटफॉर्म को चुना जिस स्पेस में आप पहले तो बड़ी हाईली कॉम्पिटिटिव थी एनबीएफसीज की, लेकिन आपने अपना एक नीश वहां पे कार्व आउट करा। अब लेकिन आप जिस स्पेस में उतरे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे, आपका तमाम सरकारी बैंक, एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज, बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, और अब तो पेमेंट बैंक्स, तो ये स्पेस ऑल द मोर कॉम्पिटिटिव होने वाली है सर। कॉन्फिडेंट है कि यहां पे भी आप कंपीट कर पाएंगे आसानी से, या कंपीट कर पाएंगे? आशीष जी, देखिए 20 साल से हमने एनबीएफसी देखी बहुत सारी, हमने फॉरेन बैंक देखे, पीएसयूज देखे, इंडिया प्राइवेट सेक्टर बैंक देखे। तो ये एक निरंतर, ये एक कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता है। हर साल नए प्लेयर आते हैं, प्लेयर जाते हैं, लेकिन आपको शायद एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप देखिए आज भी एचडीएफसी बैंक इस लेवल पे 25% ग्रो कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी की कमी है ही नहीं। आपको एग्जीक्यूशन तो आप इसका मतलब है आप बैंक अपॉन कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज पर, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस पे, है ना? मैं बैंक कर रहा हूं इंडिया पे, इंडिया की अपॉर्चुनिटी पे, जहां पे 70% लोग अभी तक बैंकिंग नहीं करते हैं। जीएसटी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद आपको सब पता है कि फॉर्मल कितना सेक्टर बढ़ने वाला है। हम इंडिया ही है, हम इंडिया में रहे 20 साल में, इसी मार्केट को हम समझते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई और कारण से हमें किसी और चीज पर डिपेंड करना है। अच्छा, जो तमाम पैसा आप उठा रहे हैं इस आईपीओ के जरिए, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, क्योंकि पूरा ऑफर फॉर सेल था जो आपने पैसा उठाया। अब इस स्पेस में, जिस स्पेस में आप उतरे हैं बैंकिंग में, वहां पे कंपीट करने के लिए बहुत जरूरी किसी को अपनी ब्रांड प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना। अच्छा, हम में से कई तो जब तक ये आईपीओ नहीं आया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम भी शायद नहीं सुना था। तो कैसे आप अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, शायद बैंक इटसेल्फ ब्रांड होता है। आप जैसे ही 6-8 महीने में आप देखेंगे, जब हमारे 280 ब्रांचेस हैं, नॉर्थ वेस्ट, हम सेंटर में काम कर रहे हैं, 5 लाख कस्टमर हैं, और आपके पास भी आएंगे आपके अकाउंट खोलने, तो शायद वर्किंग से ब्रांड बनाएंगे। और हमारा शायद शुरू से ये ध्यान रहा है कि हम हमारे
जो हमारा जो एग्जीक्यूशन है या हमारी जो प्लानिंग है उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। और शायद सबसे बड़ा ब्रांड मेरे हिसाब से आप जब आउटकम लेके आते हैं, जब आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो ही बन पाता है। और शायद मार्केट ने भी आज हमको वैसे ही हमको सेलेक्ट किया है, वैसे हमें प्राइस किया है, वैसे हमें एक्सेप्ट किया है। हाँ। सो हम चाहेंगे कि हम हमारा बड़ा काम से ये तो ब्रांड कोई बनाएं। शक नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला। अच्छा संजय अग्रवाल साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप मेरे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद मैं एयू स्मॉल फाइनेंस के प्रमोटर, एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल से बातचीत कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज रडार पे आज की लिस्टिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इस कंपनी के एमडी मिस्टर संजय अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं। संजय जी, दिसंबर 20 2016 तब आपको लाइसेंस मिला, 19 अप्रैल 2017 में आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक बने आप। कैसा रहा ये ट्रांजिशन, कितना स्मूथ रहा या टू पुट इट डिफरेंटली कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, ट्रांजिशन तो स्मूथ रहा है लेकिन बहुत चैलेंजिंग था। हम लोगों ने करीब 3000 लोगों को हायर किया ब्रांच बैंकिंग के लिए। हम लोगों ने 280 ब्रांचेस बनाई, अराउंड 7 लाख स्क्वायर फीट को फर्निश किया। हम लोगों ने पूरा टेक्नोलॉजी टैक स्टैक बनाया, बिकॉज हम एनबीएफसी पे इतने स्ट्रांग नहीं थे टेक्नोलॉजी पे, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी बनाया। तो बाकी सब चीज़ें बहुत आराम से हुई हैं। टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो टाइम से इवॉल्व होता है, उस पर हम अभी और काम कर रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, वो टेक्नोलॉजी पूरा करके देगी। अच्छा अग्रवाल साहब, ये बताएं इस समय स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी करने की योजना है? और मैं पढ़ रहा था आपका डोमिनेंस तो राजस्थान में या फिर वेस्टर्न इंडिया में, इन्हीं ज्योग्राफीज पे फोकस करेंगे या डाइवर्सिफाई करने की योजना है? देखिए, हमारी टोटल ब्रांचेस जो बैंकिंग ब्रांच होंगी वो 300 होंगी इस साल के अंत तक आते आते, जो मार्च 18 है। अभी हम करीब 280-82 पे हैं और करीब 125 एसेट सेंटर है जो अभी काम कर रहे हैं हमारे, और हमें 100 अनबैंक्ड में ब्रांचेस खोलनी है। सो टोटल टच पॉइंट इस बैंक के बाय मार्च 15 तक करीब 550 होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और 10,000 या 11,000 लोग होंगे और करीब शायद इस साल के अंत तक आते आते हम 10 लाख कस्टमरों से काम कर रहे होंगे। तो काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइज आपको दिखेगी। मैं एक्चुअली जानना चाहता था इस समय स्थिति क्या है, क्या आप मोबिलाइज कर पा रहे हैं, क्या आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं डिपॉजिट्स, रिटेल और आपके कॉर्पोरेट कस्टमर्स से? क्या हाल है सर? सो अभी हम लोगों ने करीब कासा और रिटेल टीडी अराउंड 900 करोड़ पे रेस कर लिया है और एवरेज कॉस्ट भी 7% के आसपास है। सो काफ़ी एनकरेजिंग हमें माहौल मिला जैसे हमने बैंक चालू किया, और शायद और ज़्यादा पैसा हम रेज कर सकते हैं। इज ए मैटर ऑफ प्राइस, अवेलेबिलिटी है, खाली हमको अपना को टाइम करना है। आपका बड़ा एक लुक्रेटिव हाई ग्रोथ था और इन्वेस्टर्स का बड़ा फेवरेट कारोबार था वो आवास फाइनेंशियल, जिसे आप एयू हाउसिंग फाइनेंस के नाम से बाद में जानते थे। इस कारोबार को आपने साल 2016 में बेच दिया था सर। क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले की प्रीरिक्विजिट थी या कोई और रीजन था सर? देखिए, हम लोग हमेशा सिक्योर्ड एसेट करते जा रहे हैं और प्रोडक्टिव एसेट है, इसीलिए हमारा व्हीकल, एमएसएमई, एसएमई, जहां हमसे व्यापारी आके, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी आके कुछ व्यापार के लिए लोन लेता है और हम उसको फंड करते हैं, हमको लगता है वो बहुत सबसे सेफगार्ड होता है। आपको बस वहाँ समझना पड़ता है वो सेक्टर क्या है, वो आदमी क्या है, वो कस्टमर क्या है, एंड देन यू कैन फंड। तो उसी वजह से हमने अप्रैल 2012 में एयू हाउसिंग चालू किया था, जिसका अब नाम आवास फाइनेंसर हो गया है। तो आरबीआई ने हमें बोला कि जो प्रोडक्ट आप बैंक में कर सकते हो उसकी कोई सब्सिडी नहीं हो सकती, और इसीलिए हमने एयू हाउसिंग को उस वक्त बेचा और उसकी जो कैपिटल थी वो बैंक में आई थी। अच्छा ये बताएं सर, ये जो डीमोनेटाइजेशन, उसका इम्पैक्ट, उसके बाद अब वो लोन वेवर्स आ रहे हैं तमाम ज्योग्राफीज में, तमाम स्टेट्स की तरफ से, और आप तो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स पे खास तौर पे फोकस करते हैं। सिस्टमिक रिस्क जो पोज करा उसको लेकर के आप भी चिंतित हैं सर, ये लोन वेवर्स वगैरह? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि हम प्रोडक्टिव एसेट करते हैं, हम सिक्योर एसेट करते हैं, हम कस्टमर को समझते हैं, उसके व्यापार को समझते हैं, फिर लोन करते हैं। सो हम लोग कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहे नहीं है। और मैंने 20 साल से देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा पीएसयू बैंक को इफेक्ट करता है और बड़ा एक टाइम जोन में काम होता है, और जब तक वो पॉलिटिकली है, जब तक चीज़ें रहती है, अदरवाइज कस्टमर और पूरा एनवायरनमेंट कुछ दिनों में अभी ठीक हो जाता है। सो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है। और डिमोटाइजेशन में ऐसे हुआ कि खाली 15 से 20-25 दिन थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ था, बिकॉज सब लोग ही
अपना मैनेज करने में लगे हुए थे। और बट दिसंबर ऑनवर्ड्स वापस चाहे एनपीए एसेट क्वालिटी हो चाहे डिसबर्समेंट हो, वो लाइन पे आ गई थी। मैं बताता हूं ये सवाल मैं क्यों उठा रहा था सिस्टमिक रिस्क को लेकर। मैं देख रहा था आपकी एसेट क्वालिटी पिछले 1 साल में अच्छी खासी डिटोरिएट हो गई है सर। डिटोरिएशन का कारण क्या है और यहां से एसेट क्वालिटी का आउटलुक क्या है? नहीं देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे स्कूल डेज में भी जब मैं 100 में 100 लेके आता था और अगले साल 99 लेके आता था, तो मैं मम्मी पापा को बोलता था आप मेरे मार्क्स पे मुझे मत डांटिए। सो वैसे ही हम 0.9 पे थे लास्ट ईयर और अभी 1.6 हो गया। आप पता है आपको इंडस्ट्री किस पे ट्रेड कर रही है। और लेकिन और पिछले साल एक तो हमारा 150 से हम 120 दिन पे गए, उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा, मतलब 20-25 पैसे का। और उसके अलावा डिमोटाइजेशन का भी थोड़ा फर्क था, लेकिन वो फर्क नहीं था जो इंडस्ट्री ने देखा और समझा। हमने तो बहुत रेंज बाउंड में काम किया है और 18% की रेट पे, मतलब 1.5% का एनपीए किसी दिन भी कोई भी फाइनेंसर आपको मतलब लेके जाएगा आपको अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये है ना सर, पापा मम्मी ऐसी रीजनिंग को मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे। अच्छा, इस आईपीओ में 4 आपके बड़े निवेशकों पी इन्वेस्टर्स, वारबर्ग पिंकर्स, आईएफसी, क्रिस कैपिटल, केदारा ने माल बेचा है और प्रमोटर्स ने, आप लोगों ने खुद भी कुछ माल बेचा है। ये जो पार्शियल ऑफलोडिंग हुई है, क्या किसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का रीजन था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना था इसलिए शेयर होल्डिंग कम करनी थी, या सिर्फ मुनाफा वसूल रहे थे, अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे थे इसीलिए? नहीं देखिए, आरबीआई ने हमें बोला था कि जो 500 करोड़ की नेटवर्थ की कंपनी है, जब आप बैंक बन जाएंगे उसके 3 साल में आपको आईपीओ लेके आना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पूरे मैनेजमेंट ने, पूरे बोर्ड ने सोचा कि जब आप बैंक बन रहे हो इसकी विजिबिलिटी भी चाहिए। और हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारी जर्नी में, और उनके लिए कोई स्पेशल राइट नहीं है, उनको बोर्ड सीट नहीं है। तो सबने कहा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हम, यदि कंपनी को कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम कंपनी लिस्ट करवा देंगे। और मैं ये आपको बहुत ही अपने मन से बता रहा हूँ कि मेरा कोई भी इन्वेस्टर आज भी एक भी शेयर बेचना नहीं चाहता था। ये खाली लिस्टिंग के लिए उन्होंने ऑफर किया है। एक सवाल आखिरी सर, प्रमोटर्स के पास अब लिस्टिंग के बाद जितनी होल्डिंग है, क्या वो जस की तस बनी रहेगी या रेगुलेशंस के अंतर्गत फर्दर ऑफलोडिंग करनी पड़ेगी शेयर्स की? आपको कोई ओवरहैंग तो नहीं उस तरह का? नहीं देखिए, 2 बातें हैं इसमें कि मेरा 5 साल के लिए प्रमोटर 26% लॉक्ड इन है फ्रॉम आरबीआई और 20% लॉक्ड इन है फॉर 3 इयर्स। और मैं अभी 32% पे हूँ और बहुत ही शुरुआत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हुई है। तो वो कोई इतनी इच्छा नहीं है कि हम कोई कैश करेंगे, बेचेंगे। बहुत मेहनत से कंपनी बनाई है और आशा करता हूं कि आगे भी वैसे ही काम करते रहेंगे और इस यहाँ रह के डिलीवर करेंगे। चलिए, संजय अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने की, और कंग्रेचुलेशन। वाकई एक स्टेलर, बेहद स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग होती हुई इस कंपनी की।